ये देश आगे बढ़ेगा। अमित शाह जी, थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत पर जो प्रधानमंत्री ने जो बात की है उस पर जरा आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा। जो बात हो रही है वोकल फॉर लोकल, तो इसको आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? लोगों का यह भी मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग आइसोलेशनिस्ट होते जा रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड से डीकपल हो जाएगा क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में बने सामान उसी को आप कंज्यूम करें, उसी को लें। और कहीं जो हमने 1991 में एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी चालू की थी जिससे इंडिया को हम देश के संग जोड़ना चाह रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की एक बात थी, कहीं इससे हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं? इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जरा भी पीछे नहीं जाएंगे। 130 करोड़ की आबादी हमारी शक्ति है। क्या हमारे अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए? मैं तो अपील करना चाहता हूं हर भारतीय को कि एक निश्चय कर लीजिए कि हर भारतीय भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेगा। कहीं पर भी इससे भारत में निवेश कम होने की संभावना नहीं है, निवेश बढ़ेगा। और ये हमारा अधिकार है भी। 130 करोड़ की जनता अगर तय करती है कि आज से हम विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, तो मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है और भारत के अंदर उत्पादन का सबसे बड़ा हब दुनिया में भारत बनेगा। और मुझे भरोसा है कि इससे हमारी इकोनॉमी कभी भी वीक नहीं हो सकती, ना हम आइसोलेशन में आ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत के 130 करोड़ के मार्केट की जरूरत है। हम अपने 130 करोड़ जनता के मार्केट की जो क्षमता है, इसकी ताकत है, इसको एक बार पहचान लेते हैं और भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाते हैं तो मुझे भरोसा है कि हमारे अर्थतंत्र को एक नई गति मिलेगी। देखिए, निराशा से जीने वाले लोगों के लिए कभी रास्ते नहीं मिलते हैं। आशा से, मेहनत से और रणनीति बनाकर जो लोग अपना रास्ता प्रशस्त करते हैं, ईश्वर भी उनके साथ रहता है, दुनिया भी उनके साथ रहती है। अमित जी, हमारे वहां अगर देखा जाए हमारे देश में तो तमाम चीजें हैं जो मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन श्रीलंका से आती है। कपड़े हों, खिलौने हों, तमाम चीजें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, उनके पार्ट्स भी चाइना से आते हैं। तो कहीं ये हमारा निशाना चाइना पर तो नहीं है? देखिए, हम कह रहे हैं कि भारत में बनी हुई चीजों का उपयोग करें और मुझे लगता है हमारा अधिकार है। कम से कम राहुल इतना कह दे कि मैं करूंगा तो एक व्यक्ति तो जुड़ जाएगा आंदोलन से। ढेर सारे लोग जुड़े हैं, आप जुड़ जाइए आज से, ऐसा मैं आपको अपील करना चाहता हूं। ये जो हमारा पैकेज है, ये पैकेज के अंदर 1,70,000 करोड़ का त्वरित लाभ भी दिया है। उनको एक कोविड महामारी के कारण जो नुकसान हुआ है, हमारे छोटे उद्यमी हैं, ट्रेडर्स हैं, किसान हैं, श्रमिक मजदूर है, इनको बैठा करने के लिए भी व्यवस्था है। इनके वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था की है, जिसकी गारंटी भारत सरकार ने ली है। आज पहली बार एमएसएमई के वर्किंग कैपिटल की गारंटी भारत सरकार ने ली है और डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। और तीसरा जो रिफॉर्म्स करे हैं, ये रिफॉर्म्स से हम लॉन्ग टर्म हमारे भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक नींव डालने का काम करेंगे। मैं मानता हूं कि मोदी जी की इस रणनीति को, जिन्होंने 6 दशकों तक अपने परिवार के लिए ही सोचा है और सत्ता का सुख ही सिर्फ भोगा है, वो परिवार ये रणनीति को नहीं समझ सकता, क्योंकि इनके पास बहुत मौके देश की जनता ने दिए। देश वहां का वहां रहेगा, परिवार मजबूत होता गया। अब समय आया है, नेतृत्व ऐसा आया है जो देश को मजबूत करना चाहता है और देश की जनता इसके साथ है। अमित शाह जी, मैं जरा चाइना की ओर मुड़ता हूं। चाइना से जो हम लोगों को जो मैसेज आ रहा है वो थोड़ा गंभीर दिखाई देता है। चाइना ने अभी जो हाल में हांगकांग के संग और ताइवान के संग भी करने की कोशिश की है, इससे उनका इंटेंट साफ नजर आता है। भारत में आप इस प्रॉब्लम को कितनी गंभीरता से देखते हैं? क्या चाइना सच में एक घुसपैठी की तरह अंदर घुस आया है? और लाइन ऑफ एलएसी की जो बात है उसमें आपको कितनी गंभीरता से इस इशू को आप ले रहे हैं? देखिए, एलएसी की सवाल को कोई राष्ट्र, कोई सार्वभौम राष्ट्र हल्के से नहीं ले सकता।
अभी सेना के स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चालू है, मगर मैं एक बात आपको कह देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सीमाओं और हमारे सार्वभौमत्व के साथ एक किंचित मात्र भी समझौता नहीं करेगी। हम इसके रक्षा के लिए अडिग खड़े रहेंगे। क्या आप चाइना से आप डिसअपॉइंटेड हैं? क्योंकि चाइना से बातचीत पिछले कुछ सालों से चल रही है, 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बात हो चुकी है, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रही है, फिर इस तरह का उनका रवैया क्यों? देखिए, मैंने कहा ना, अभी डिप्लोमेटिक स्तर पर और सेना के स्तर पर, दोनों स्तर पर बातचीत हो रही, मगर किसी से हमें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। हमारी नीति अफर है, अडिग है कि हमारी सीमाओं का ना कोई उल्लंघन कर सकता है, ना हमारे सार्वभौमत्व पर कोई सवालिया निशान लगा सकता है। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और डिसअपॉइंटमेंट तो तब होता है जब विफलता मिलती है, विफलता मिलने की कोई संभावना नहीं। मैं पाकिस्तान की ओर भी जरा सा देखना चाहूंगा। इमरान खान के ट्वीट इधर बीच जो आए हैं, हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट मोदी बोला है, और बोला है कि पाकिस्तान इज थ्रेटेंड विथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इस बात को आप कैसे देखते हैं, और आप ये कैसे देखते हैं कि नेपाल, चाइना और पाकिस्तान तीनों ही इस वक्त भारत के विरोध में है? देखिए, अभी सब अपने अपने यहां कोरोना के संकट में हैं, मगर आप एक बात मैंने आगे जो कहा वो समझ लीजिए, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए ये सरकार कृतनिश्चयी है। और जहां तक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सवाल है, हमने कभी किसी की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है, मगर किसी ने हमारी सीमाओं का सम्मान नहीं किया, हमारी सेनाओं का सम्मान नहीं किया, तो उसको सबक सिखाने से भी हम पीछे नहीं हटे हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो। ये हमारा रिकॉर्ड दुनिया के सामने अब प्रस्थापित हो चुका है और हमारी रक्षा नीति भी अब व्याख्यायित हो चुकी है। कोरोना के मामले में अमित जी, पॉलिटिकल गर्मी भी बहुत है, ये पॉलिटिकल मुद्दा भी अपने आप में बन चुका है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये कोरोना वायरस के स्प्रेड में आप तबलीगी जमात का कितना बड़ा हाथ मानते हैं, और मौलाना साद कहां हैं, ये कहां हैं, और इनको हम लोग ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैं अब कहता हूं, अभी हमारी प्रायोरिटी कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, और जिन्होंने भी कानून को तोड़ा है, जिन्होंने भी देश के नियमों को तोड़ा है, वो किसी को हम बख्शेंगे नहीं। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि जहां तक पूरे देश की नजर कोरोना पे थी, आप बहुत बड़ा एक रोल उस पे आप अदा कर रहे हैं। आप एमएचए पूरा एक नजर रखे हुए हैं पूरे देश में। इसके बीच में भी आप मौका नहीं चुके और मध्य प्रदेश में आपने जो है सरकार बदल दी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कू आपने कैसे किया? मैंने नहीं किया है, कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के कारण कू हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? इसको बचाने की जिम्मेदारी सोनिया जी और राहुल जी की है। उनके यहां से इनके इतने बड़े नेता नाराज होकर इस्तीफे देकर निकल गए, इतना बड़ा ग्रुप निकल गया, और किसी ने दल बदल नहीं करा है, सबने इस्तीफे दिए हैं और बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए। अब मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी इनका फैसला सही था या गलत था, मगर मैं स्पष्ट कर दूं, ये लॉकडाउन होने के पहले हुआ है।